आइए साथियों, देखते हैं अगली टॉपिक, ध्वनि की अगली टॉपिक में चलते हैं। अब तक हम लोगों ने देख लिया था ध्वनि तरंगों की प्रमुख विशेषताएं जो थी। इसमें हम लोगों ने देख लिया है कि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होती है, ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है, ध्वनि का विवर्तन क्या होता है, ध्वनि का व्यतिकरण। इसके बाद है मुक्त तथा प्रणोदित कंपन। मुक्त तथा फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन का मतलब है फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है कि अगर कोई एक ऐसी ध्वनि जो निकलकर स्वतंत्र रूप से जा रही है, जैसे हम बोल रहे हैं, तो हमारी ध्वनि जो है क्या है, फ्री है, फ्री वाइब्रेशन। लेकिन अभी कोई वाद्य यंत्र है, तो जो वाद्य यंत्र हैं, जो जितने भी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो वहां पर फ्री वाइब्रेशन नहीं है। वहां पर हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, ध्वनि के वाइब्रेशन को बढ़ाते या घटाते हैं। तो इसको कहते हैं मुक्त या प्रणोदित कंपन। जैसे कि हमें अधिक तीव्रता की ध्वनि चाहिए तो वाइब्रेशन अधिक होना चाहिए, वाइब्रेशन बढ़ाना होगा ध्वनि का, तो वहां पर जो है एक बलपूर्वक क्या करते हैं, हम ध्वनि के कंपन को बढ़ाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रणोदित कंपन। इसके बाद है अनुनाद, रिजोनेंस। रिजोनेंस यह सबसे महत्वपूर्ण है कि रिजोनेंस क्या है। तो देखिए अब बच्चों, इसका जो उपयोग है या अनुप्रयोग है या इसके द्वारा इसका जो प्रभाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनुनाद क्या है पहले समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ अपनी आवृत्ति होगी, स्वाभाविक आवृत्ति होगी, हर वस्तु की अपनी स्वाभाविक आवृत्ति होती है। अगर उस ऑब्जेक्ट पर, उस वस्तु पर उसी आवृत्ति की क्या कर दी जाए, दूसरी ध्वनि अध्यारोपित कर दी जाए, अध्यारोपित कर दी जाए, तो उसका आयाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। आयाम बढ़ जाएगा भाई। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर के। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। तो अगर सेम इंटेंसिटी की क्या की जाए, कर दी जाए, अगर किसी वस्तु पर ध्वनि बढ़ा और अध्यारोपित कर दी जाए, तो जो पिंड होगा उसकी स्वाभाविक आवृत्ति भी बढ़ जाएगी और आयाम भी बढ़ जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि उसमें कुछ हलचल पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। यही घटना कहलाती है अनुनाद, कि अगर किसी पिंड के ऊपर उसके स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हम क्या कर दें, कोई ध्वनि की दूसरी ध्वनि अध्यारोपित कर दें या आरोपित कर दें, तो उसका जो स्वाभाविक आवृत्ति है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्वाभाविक आवृत्ति बढ़ जाएगी, और जब स्वाभाविक आवृत्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि उसका कुछ प्रभाव होगा। क्या होगा, उसका प्रभाव होगा। तो वह प्रभाव क्या है उसको देखते हैं। जैसे जब फौज जो है पैदल गश्त करती है, तो जब पुल के ऊपर से गुजरती है, तो फौज को कहा जाता है कि आप एक काम करिए कि जब पुल पर चल रहे हैं तो कदम ताल मिलाकर मत चलिए, कदम ताल ब्रेक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब कदम ताल मिलाकर चलेंगे, एक समान फ्रीक्वेंसी, समान आवृत्ति की ध्वनि उस पुल के ऊपर क्या होगी, अध्यारोपित होगी, पड़ेगी। और जब पड़ेगी तो पुल के जो मॉलिक्यूल्स है या पुल का जो अपनी आवृत्ति है उसका क्या होगा, आवृत्ति बढ़ जाएगी उसकी। तो इसमें पुल के टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। पुल के टूटने का क्या होगा, खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक ही साथ 20 लोग पैर पटकेंगे, एक ही साथ मान लीजिए 20 लोग पैर पटकेंगे, तो उसकी स्वाभाविक आवृत्ति से मैच करेगा, और जब मैच करेगा तो उसका आयाम या स्वाभाविक आवृत्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो पुल के टूटने का डर बढ़ जाएगा। इसके बाद है बस के शीशों का खड़खड़ाना। जब बस जब रोड पे चलती है तो क्या होता है, बस की एक तरह से एक आवृत्ति वहां पर डेवलप करती है, उत्पन्न होती है। वो आवृत्ति जब उत्पन्न होती है तो बस के शीशों की इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि गति के कारण जो उत्पन्न हुई आवृत्ति है, शीशों को क्या करती है, शीशे थोड़े से ढीले होते हैं, खटखटाने लगता है। क्या होता है, खटखटाने लगते हैं। जाम तो होते नहीं, शीशे को क्या करने लगते हैं, खटखटाने लगते हैं। इसके बाद है हाँ, किसी मकान में लगी हुई मशीन की आवृत्ति। जैसे देखिए क्या होता है, मकान है, यह मकान है, यहां पर कोई मशीन लगा दीजिए छत पर क्या करिए, मशीन बैठा दीजिए, और नीचे आप बैठे रहिए, तो देखिए आपको क्या फील होगा कि मकान हिल रहा है। मकान क्या हो रहा है, हिल रहा है। मशीन के चलने से मकान क्या है, हिल रहा है। खासकर ऐसे देखिए,
जो रेलवे के किनारे घर होते हैं, रेल पटरियों के किनारे जो घर होते हैं, वहां पे घर क्या होता रहता है, लगता है कि जब ट्रेन जब गुजरती है तो क्या होता है कि जमीन हिल रही है या मकान हिल रहा है। क्यों ऐसा हुआ? रिजोनेंस के कारण। क्योंकि जो घर की उसकी गति के कारण जो आवृत्ति उत्पन्न हुई है, फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ है, वह वाइब्रेशन क्या कर दिया है, उसके कारण हमारे घर की जो स्वाभाविक आवृत्ति है वो क्या हो गई, बढ़ गई। और जब स्वाभाविक आवृत्ति बढ़ जाएगी तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के एग्जाम में आपसे बस यही पूछेगा कि कदम ताल मिलाकर चलने से मना किया जाता है, किस कारण? ताकि अनुनाद न बढ़े या अनुनाद की घटना कम हो या स्वाभाविक आवृत्ति न बढ़े। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। इसके बाद है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव क्या है? कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव है ये नहीं कुछ। ये मान लीजिए माइक है, आप ध्वनि स्रोत के एक आदमी यहां है और एक आदमी यहां है, किसको स्पष्ट सुनाई देगा? जो पास में होगा, इसको ध्वनि क्या होगी, स्पष्ट सुनाई देगी, और जो दूर होगा उसको ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। यही डॉपलर प्रभाव है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ध्वनि स्रोत के पास आता है तो उसको ध्वनि की तीव्रता अधिक महसूस होती है, और जब ध्वनि स्रोत से दूर जाता है तो ध्वनि की तीव्रता उसे कम महसूस होती है। जैसे डीजे बजता है तो क्या होता है भाई, डीजे के जो पास होता है वो खुदे लगता है कि अपने मन में नाचने लगता है कि नहीं? डीजे के पास अगर ज्यादा है और बेस बढ़ा दे डीजे का तो क्या होगा, वो खुदे नाचने लगेगा। अब डीजे के कंपन की वजह से उसमें क्या आ जाएगी, हलचल आ जाएगी। और लेकिन जो दूर होता है उसमें ऐसा नहीं है, जो दूर है उसको सामान्य रूप से सुनाई देगा, लेकिन जो पास है उसमें हलचल पैदा हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। इसके बाद है ध्वनि का अनुरणन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्वनि का अनुरणन। देखिए ध्वनि का अनुरणन, ध्वनि का अनुरणन का मतलब है किसी ध्वनि का कमरों में गूंजना। जैसे कि हम बोलना बंद कर दें और हमारे बोलने के बाद भी इस कमरे में ऐसा लगे कि ध्वनि सुनाई दे रही है, गूंज रही है, तो इसको कहते हैं ध्वनि का अनुरणन। ऐसा आपको देखने को मिलेगा सिनेमा घरों में, व्याख्यान कक्षों में, जो लेक्चर रूम होते हैं, ठीक है, व्याख्यान कक्षों में, सिनेमा घरों में। इसके बाद आपको सुनाई देगा सेमिनारों में, सेमिनार जहां आयोजित होते हैं, वहां पर ध्वनि खत्म हो गई, श्रोता ने बोलना बंद कर दिया, फिर भी ध्वनि लगता है कि गूंज रही है। तो ध्वनि का गूंजना, गूंजना ही क्या कहलाता है, अनुरणन कहलाता है। ध्वनि का गूंजना क्या कहलाता है, अनुरणन कहलाता है। और इसके लिए शेबाइन्स नामक वैज्ञानिक ने अपना बाकायदे फार्मूला बनाया था कि ध्वनि का अनुरणन कैसे कम किया जा सकता है या कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, कैसे उसको खत्म किया जा सकता है। तो ध्वनि के अनुरणन से संबंधित जो है कुछ प्रमुख बातें हैं। देखिए कि कोई ध्वनि कितनी देर तक गूंजेगी, तो अनुरणन काल बराबर होता है 0.165 V अपान समेशन AS। यहां पर ये सब क्या है, T है प्यारे साथियों, अनुरणन काल है कि कितनी देर तक ध्वनि गूंजेगी। यानी कि अगर श्रोता ने बोलना बंद कर दिया है तो उसके कितनी देर तक ध्वनि गूंजती रहेगी। यह जो है भी है उस हाल या कमरे का आयतन जहां पर व्याख्यान चल रहा है या जहां ध्वनि गूंज रही है, यह है। और इसके बाद है ए बेटा, वहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कोई हाल है तो वहां खिड़की होंगे, पर्दे होंगे और भी छोटे छोटे इक्विपमेंट होंगे, जमीन होगी, छत होगा, दीवार होगी। तो ये जो है ये है धरातल का अवशोषण गुणांक, क्योंकि ये सभी के सभी ध्वनि को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे धरातल पे भी ध्वनि टकराएगी तो यहाँ भी ध्वनि क्या होगी, ध्वनि को कुछ न कुछ ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, ध्वनि को कुछ न कुछ अपने अंदर समाहित कर लिया जाएगा। और यस जो है मैंने अभी बताया ना कि दीवार है,
या बोर्ड है, इधर कॉटन लगा होगा, उधर पर्दा लगा होगा। तो ये सारे जो है ये छोटे छोटे जो है कमरे में अन्य तल, कमरे के अन्य तल हैं। और कुल मिलाकर समेशन एएस का मतलब होता है कि कमरे में लगे कुल अवशोषकों का क्षेत्रफल कि कितना क्षेत्रफल ऐसा है जो ध्वनि को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप जो है समझ गए होंगे कि ध्वनि का परिवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, ध्वनि का विवर्तन क्या है, व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण का प्रभाव क्या होता है, मुक्त तथा प्रणोदित कंपन क्या है, अनुनाद क्या है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव क्या है और ध्वनि का अनुरणन क्या है। तो इसके साथ ही हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। यहाँ पर आपकी ध्वनि से संबंधित ये जो टॉपिक थी खत्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।